नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस से अलाइंड है। तो आज हमने ऐसा ही टॉपिक चुना जो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। क्योंकि उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं ट्वेल्थ के ही इलेवेंथ के ही सिलेबस का थोड़ा एक्सपेंशन है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अपनी एक यूनिकनेस के लिए फेमस है। जब तक आप किसी ट्रेंड को याद करने की कोशिश करते हैं तब तक उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाता है और यही एक्सेप्शन केमिस्ट्री को यूनिक बनाता है। तो आइए उसी यूनिकनेस उसी एक्सेप्शंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो और सेमेस्टर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा तरीका रहेगा कि प्रश्नों के माध्यम से क्वेश्चंस के माध्यम से हम कुछ चीजों को समझें जो शायद हम एज ए थ्योरेटिकल ना समझें, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ भी लें बट आपको लगे अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। व्हाट डिफाइंस द पी ब्लॉक एंड द नोबल गैसेस। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे एस ब्लॉक की डेफिनेशन है, पी ब्लॉक की डेफिनेशन है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो NS2 Np1 to 6 होती है। और जो ग्रुप 18 होता है उसके पास अल्टीमेट स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू द फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स। हमें जैसा पता है कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही जो फिलिंग है वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बनाती है। आप चाहे बोरॉन ग्रुप से लेके ग्रुप नंबर जो हमारा 17 हैलोजन फैमिली है, आप देखेंगे पी में सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का फिल होना किस तरीके से साइज को फ्रॉम पीरियड टू लेफ्ट टू राइट या ग्रुप में बात करें वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why gallium is smaller than aluminum despite being lower down the group? अब एक ही एक्सेप्शन आ गया कि हमने पढ़ा हुआ है कि टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे एक्स्ट्रा शेल बढ़ते जाते हैं तो हमारी साइज बढ़नी चाहिए। बट यहाँ पे गैलियम की साइज क्यों घट रही है? तो इसलिए घट रही है क्योंकि अब डी एफ ब्लॉक या ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमारे जो शील्डिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जब उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि डी और एफ ऑर्बिटल्स की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, तो वो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस के प्रभाव को बहुत कम नहीं कर पाते। मतलब वो जो एक कोटिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से बाहरी इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री महसूस करे, वो चीज नहीं हो पाती है। इस वजह से यहाँ पे साइज घटती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ा होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी पेट क्वेश्चन और आई थिंक ये आपने ट्वेल्थ में भी देखा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आया होगा कि व्हाई डज नाइट्रोजन हैव अ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। तो इसका एक सिंपलेस्ट रीजन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 होता है। तो जो 2p3 है इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 होता है। तो ये जो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। और वही एनर्जी जो हमें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम विच इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो वहां पे हमारी ज्यादा हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्री एनर्जी भी जो होती है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से रिप्लेस करें तो वो एनर्जी भी, अगर हम इसके पैटर्न बनाना चाहें कि पहले इलेक्ट्रॉन को 1 मान लिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3, तो सिमेट्रिकली दे कैन बी एक्सचेंज। तो वो एनर्जी भी नाइट्रोजन के केस में ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज क्लोरीन हैव अ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कई बार जैसे हम पूछते हैं नेम द एलिमेंट विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, तो सबको पता है कि फ्लोरीन होता है। बट जब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो हमें ये पता है कि ये जो ग्रुप नंबर 17 है वो सबके सब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। तो वो लेने में
अब वो कौन कितना आसानी से ले पा रहा है, उसके आधार पर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिसाइड होती है। जब फ्लोरीन की बात करते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, तो उसके पी में ही हमारे जो, या पी शेल, मतलब पी जो हमारा ऑर्बिटल है या जो हमारा शेल है, उसी एक में ही इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से, साइज छोटी होने की वजह से, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। और जब हम क्लोरीन पे जाते हैं तो ऑब्वियसली 287 हो गया, अब हमारी क्लोरीन की साइज बढ़ गई। तो फिर जब साइज बढ़ गई तो वो जो रिपल्शन का जो फैक्टर था वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है, और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, why is oxygen a gas but sulfur a solid at room temperature? जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, और सल्फर बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण उसमें उतनी इफेक्टिव पी पाई ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से वो सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी गैस होती है। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो ऑक्सीजन के केस में पाए जाते हैं। आप देखेंगे ये जो पाई बॉन्डिंग की भी टेंडेंसी है, जैसे जैसे हमारे ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ती जाती है तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पेट क्वेश्चन, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, कि व्हाई डज अमोनिया हैव एन अनएक्सपेक्टेडली हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू फॉस्फीन? NH3 PH3, दे आर इन द सेम ग्रुप, 15th ग्रुप में आते हैं, ये दोनों हाइड्राइड्स है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अमोनिया है वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मिलके बनता है। तो इस वजह से वहां पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक्स्ट्रा, यानी अट्रैक्शन बढ़ा, तो हमें बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी के साथ अगर इसके ट्रेंड को देखें तो BiH3, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है तो उसका इफेक्ट भी बॉइलिंग पॉइंट पे पड़ता है। BiH3, देन एंटीमनी का हाइड्राइड, देन अमोनिया, देन आर्सेनिक, और देन फॉस्फीन आता है। सॉरी। जैसा कि हम जानते हैं कि पी ब्लॉक में आप देखेंगे, हमने लास्ट में समराइज भी किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, एक्सपेंशन थ्रू डी ऑर्बिटल्स हुआ, या एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ, ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो आपके आंसर्स लिखने के काम आएंगे। Why does SiCl4 rapidly undergo hydrolysis while CCl4 does not? क्योंकि CCl4 या कार्बन के पास हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, सिलिकॉन के पास ये पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी या कहें ऑक्सीडेशन स्टेट अपना एक्सपेंड कर सकते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आप ये देख रहे हैं कैसे रिएक्शन हो रहा है, और आपके पास अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की, इस वजह से आप ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाते हैं। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता, या इस तरह से कंपैरिजन करते हुए पूछ सकता है। व्हाट इज द व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी फॉर बोरॉन ट्राईहैलाइड्स वर्सेस द एक्चुअल ऑर्डर? ऐसा हमें लगता है कि बोरॉन के जितने भी हैलाइड्स हैं, जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी तो हमारी लुईस एसिडिटी बढ़ रही होगी, क्योंकि लुईस एसिडिटी क्या कहती है? लुईस एसिडिटी कहती है कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट आप देखेंगे कि BF3, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो इस तरह का होता है कि BF3 होगा, देन BCl3 होगा, BBr3, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे नीचे आने पे घट रही होती है। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स पाया जाता है। क्यों? क्योंकि BF3 जो होता है, क्लोरीन और बोरॉन के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाला जो मैटर है वो थोड़ा कम हो जाता है इन केस ऑफ BF3। और फिर जब हम BF3 से BCl3 जाते हैं, BBr3 या BI3 जाते हैं, तो हम देखते हैं वो ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बनी रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि BF3 इज अ वीक लुईस एसिड, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ओवरलैपिंग होने की वजह से फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में हमारी वो जो लुईस एसिडिटी की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। Why is BF3 actually the weakest Lewis acid? ये हमने डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि पी पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो कहीं ना कहीं इंटरनली कंपनसेट हो जाती है।
वाई डू हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में जाना भी था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जो अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि गैलियम की साइज क्यू एल्यूमिनियम से छोटी थी, तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं NH2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि Pl और Pb जो होते हैं वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। तो रीजन क्या क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स leaves NH2 electrons tightly bound to the nucleus, और दूसरा लोअर बॉन्ड एनर्जीज fails to compensate for the S2P promotion energy। इस वजह से हमारे ये दोनों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं। तो समराइज करते हैं हम इस PDF को या इस टॉपिक को इस तरीके से कि साइज मैटर्स, tiny atoms nitrogen oxygen fluorine have huge repulsions but making great pi bonds। d ऑर्बिटल्स किसके पास है या नहीं है उसके आधार पे ऑक्टेट का क्या एक्सपेंशन होगा। बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उसका क्या लुईस एसिडिटी पे असर पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम पी ब्लॉक के एक्सेप्शंस को समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड दो वीडियोस भी हैं जो मैं अपने इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, और मैं चाहूंगी आप उसे देखेंगे तो आपको उससे थोड़ा और पी ब्लॉक की काफी चीजें क्लैरिफाई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो को आप जरूर देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजों को एक बार नए तरीके से देखना जरूरी होता है। हो सकता है पिछले बार कुछ छूट गया हो, तो दोबारा एक बार देख लेने से चीजें और अच्छे से समराइज होती हैं। सो थैंक यू सो मच।